असम की हेमंत सरकार ने मुस्लिम बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट खत्म कर दिया। अब ऐसे में कट्टरपंथी परेशान हो गए हैं और सरकार पर राजनीतिक फायदे जैसे कई आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये फैसला मुस्लिम बेटियों के हक में तो आखिर कट्टरपंथी क्यों परेशान हो गए। इसके अलावा यह भी सवाल बनता है कि मुस्लिम मैरिज एक्ट तो खत्म हो गया, तो क्या अब यूसीसी का नंबर है। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हैं। इस पर बहस को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म होने से क्या असर पड़ने वाला है, चाहे वो सामाजिक हो या राजनीतिक हो। आइए आपको बताते हैं, असम मुस्लिम मैरिज एक्ट डिवोर्सेस रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 में अस्तित्व में आया था। यानी ये कानून आज़ादी से पहले का है। ये कानून वर्तमान में मुस्लिम विवाह और तलाक के स्वैच्छिक पंजीकरण की सुविधा देता है। इस कानून के मुताबिक शादी और तलाक के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं, मतलब शादी के लिए मौजूदा मानदंडों का खुला उल्लंघन था। रजिस्ट्रेशन करवाने में इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो या पुरुष की उम्र 21 साल। सरकार ने ऐसे विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार नियुक्त किए थे। नियमों की अनदेखी से बाल विवाह की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी, जिससे बाल विवाह को बढ़ावा मिलता जा रहा था। अब आपके मन में ये भी सवाल हो रहा होगा कि इस कानून के खत्म होने से क्या बदलने वाला है, यानी बदलाव क्या आएगा, इसके मायने क्या है। असम सरकार के इस फैसले के बाद अब मुस्लिम निकाह या तलाक का अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। कम उम्र में विवाह इस कानून के तहत मान्य था, जो अब नहीं रहेगा, और इससे बाल विवाह पर रोक लगेगी। मुस्लिमों में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत निकाह नहीं होता था, अब होगा। सरकार के इस निर्णय के बाद अब मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्ट्रेशन का अधिकार कमिश्नर और रजिस्ट्रार को होगा। मुस्लिम रजिस्ट्रार के पास मौजूदा वक्त में अब तक के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो सरकार अपने कब्जे में लेगी, और इस एक्ट के तहत काम कर रहे 94 मुस्लिम रजिस्ट्रार्स भी हटा दिए गए। उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। असम कैबिनेट ने ऐसे वक्त में ये फैसला लिया है जब लोकसभा चुनाव होने वाले, और ऐसे में इसके राजनीतिक मायने को भी समझना जरूरी हो जाता है। दरअसल 2011 की जनगणना के मुताबिक असम की कुल आबादी है 3.12 करोड़, जिसमें हिंदू हैं 61.47% और मुस्लिम हैं 34.22%। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 6 मुस्लिम बहुल है, यानी इन सीटों में हार जीत में मुस्लिम वोट निर्णायक हैं। इन सीटों के नाम धुबरी, बारपेटा, नागांव, कोलियाबोर, करीमगंज और सिलचर है। अगर विधानसभा की बात की जाए तो राज्य की कुल 126 में से 30 सीटें मुस्लिम वोट निर्णायक वहां पर हैं। असम के 27 जिलों में 18 हिंदू बहुत ज़्यादा आबादी है, मतलब वहाँ पर बहुल जो आबादी है वो हो जाती है हिंदुओं की, और राज्य में कुल 2 मुस्लिम सांसद हैं। और इसी हम पूरे मुद्दे को चर्चा में शामिल करने के लिए खास मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त लेकर आए हैं। हमारे ज़बरदस्त पैनलिस्ट से मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य, हिंदू धर्म गुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव उनियाल वकील हैं, हमारी डिबेट्स का हिस्सा बनते रहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर जुनैद हारिस जामिया मिलिया इस्लामिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही सैयद जव्वाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। इसके अलावा दानिश कुरैशी नेता हैं AIMIM के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सैयद जवाद, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ, इस कानून से समस्या क्या है, परेशानी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए क्या है, बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं उसके ऊपर आप जो है लगातार हमला कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 और 30 से लेकर के जितने फंडामेंटल राइट दिए हैं उनके अंदर ये मदाखलत है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे शादी करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। सरकार को ये हक बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता कि वो किसी के कल्चर के अंदर मदाखलत करे, उनकी रीति रिवाज के अंदर मदाखलत करे। और दूसरी चीज़, ख़ास तौर से आप माइनॉरिटीज़ के लिए ही बात क्यों करते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए क्यों लेकर के आते हैं। फिर आप UCC का जब इसको एग्जाम्पल और नज़ीर के तौर पे देखते हैं कि सबको बराबर का कानून होना चाहिए, फिर आप कहते हैं उधर से आदिवासी लोग जो हैं वो इसके अंदर आएंगे नहीं। सेम असम के अंदर भी यही कर रहे हैं। देखिए हिमंता विश्व शर्मा की जो ज़मीनी हकीकत है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डामाडोल है। हो सकता है 2024 के बाद, इलेक्शन के बाद हिमंता विश्व शर्मा जो है वो चीफ मिनिस्टर ही ना रहे, बदल दिया जाएगा, जैसे गुजरात के अंदर बदले गए, जैसे जो है दूसरी जगहों पे बदले भारतीय जनता पार्टी ने बदल दे, क्योंकि वैसे भी वो कांग्रेस छोड़ करके आए थे और परफॉर्मेंस वाइज अच्छे आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, इसीलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा
सीएम रहे अथवा ना रहे, इससे इस कानून का क्या मतलब है? नहीं, वो अगर कानून किसी भी पक्ष की भलाई के लिए बनाया जा रहा है, उसमें ऐतराज क्या है? अगर बाल विवाह पर रोक लगती है, अगर बाल विवाह को लेकर नियम कायदे सख्त होते हैं, तो इसमें किसी भी पक्ष को ऐतराज क्यों होना चाहिए? तो ये बाल विवाह के लिए कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए लेकर के आएंगे क्या? आप करिए सबके लिए। क्या मुसलमानों में ही बाल विवाह होता है? चलिए तो बात कर लीजिए, आज भी कानून बना हुआ है ना। चलिए इसी का जवाब ले लेते हैं। सुनिए नहीं मेरी बात सुनिए। दहेज लेना और देना नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर नहीं, शादियों में दहेज अब बात सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए बात। संजीव उनियाल जी को ले आती हूँ मैं चर्चा में। संजीव उनियाल जी, ये बात तो सही है, सिर्फ बाल विवाह ऐसा तो नहीं है कि मुस्लिम पक्ष में भी होते हैं, हिंदू पक्ष में भी होते हैं। तो सैयद जवाद की दलील आपको कहाँ तक सही लगती है? देखिए, मैं पहले कानून की बात करूंगा। ना ज्येष्ठा ना कनिष्ठा स उद्बोधो अमध्यमासो, ऋग्वेद। वो कहता है ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, और इवन मजे की बात देखिए, ना कोई प्रीति मध्य में है। इट मींस सब बराबर है। और कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन जब हुआ तो इसी बेस पर हुआ कि सब एक बराबर है। अभी आर्टिकल्स की बात करते तो उनको बताना चाहता हूं कि 19, 18, 21 आर्टिकल कहता है समानता का अधिकार, जेंडर के बेस पे, किसी की जाति के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, भाषा के बेस पे। आप किसी को अधिकार नहीं देते कि रजिस्ट्रार सिर्फ एक खास धर्म के लोगों का हिसाब किताब रखेगा, उनकी शादी का हिसाब किताब रखेगा, उनके एडॉप्शन का रखेगा, उनके विल का रखेगा। रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक जाति समाज को छोड़ के बाकी सबका रखेगा। अरे भैया क्यों रखेगा? सबके साथ एक जैसा कानून क्यों नहीं, एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं? वो भी तो ये कह रहे हैं प्रीति। संजीव उनियाल जी, मैं आपको भी इंटरप्ट करूंगी। देखिए, उनका जो बुनियादी सवाल है वो ये कह रहे हैं कि ये जो कानून है ये जानबूझकर मुस्लिम्स को ट्रिगर करके बनाया जा रहा है। बाल विवाह ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष में होता है दूसरे पक्ष में नहीं होता है। उस पर आप जवाब दीजिए। तो उसका जवाब मैं आपको क्लियर देता हूं। 1956 में सबसे पहले हिंदुओं ने रिफॉर्म करके चाइल्ड मैरिज एक्ट और सती प्रथा, इन सब प्रथाओं को उसी टाइम डिसॉल्व कर दिया था। इसीलिए इतनी प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। हिंदू सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव क्यों है? और मुस्लिम भी हमारे पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए उनको भी प्रोग्रेसिव होना चाहिए, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी इस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। तो उसके लिए कानून बन रहा है। तो क्यों नहीं खोलते? परंतु शिक्षा के ऊपर बजट नहीं बढ़ाते, शिक्षा के ऊपर नहीं खर्च करते। अपनी दुकान मुस्लिम बस्तियों के अंदर हॉस्पिटल नहीं है, आप वहां हॉस्पिटल खोलिए, आप स्कूल खोलिए। ना स्कूल खोलते हैं ना अच्छे हॉस्पिटल खोलते हैं। दिन कानून के तरीके से व्यवहार होगा। बातें करते हिमंता कानून के साथ कानून की तरह बात होगी। महंगाई, अरे भैया उसके ऑब्जेक्शन कर सकते हो ना कोर्ट में जाके। अरे अब तक आप चाहते हो, आप ये चाहते हो कि गरीब मुसलमान गरीब ऐसा ही रहे, मुसलमान ऐसी पछताता रहे, मुस्लिम लड़कियां ऐसे ही जो है बिना पढ़ाई के रह जाए, मुस्लिम लड़कियों को किसी भी तरह के कानूनी हक ना मिले। यही चाहते हैं, सबको मिले। यही चाहते हैं सबके लिए कॉमन कानून होना चाहिए। उनियाल जी, मुझको ये बताइए, पहले जो शादियां होती थी कि रजिस्टर्ड होती थी नहीं? अरे आप ये बताओ, पुरानी बातें करते हो। पहले भी कानूनी दायरे के अंदर होती। आप कह रहे 1935 का कानून अंग्रेजों का दिया हुआ कानून गैर कानूनी हो गया ना। तो अदालतें भी हैं। ये जो जुडिशनरी है, आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं आप दोनों को यहाँ रोकना चाहती हूँ। देखिए एक बात और मैं बता दूं, सैयद जवाद जी, आप दोनों रुकिए, आप दोनों की आवाज सुनिए। देखिए आप दोनों की आवाजें नहीं जा रही हैं, क्योंकि ऐसे तो फिर बातचीत हो ही नहीं पाएगी और बाकी किसी पैनलिस्ट के पास जा ही नहीं पाएंगे। मैं इस बीच जुनैद हारिस जी को लाना चाहती हूँ। जुनैद हारिस जी, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए सर, कि ये बताइए कि क्या एक जैसा कानून किसी भी पक्ष के लिए नहीं होना चाहिए? अगर मैं अभी वो डेटाज भी लेके आऊंगी जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से एक जो पक्ष है उसके भीतर ये संख्या ज्यादा है कि बाल विवाह हो रहे हैं, कम उम्र में बच्चियों की शादी की जा रही है, और अगर उसे रोकने के लिए कोई भी कानून आता है तो इस पर किसी भी पक्ष को ऐतराज होना क्यों पड़ता है? क्यों उसे ये दिखाना पड़ता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता? एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए सबके लिए? पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि एज के सिलसिले में इस्लामी कानून, इस्लामी आचरण खुद भी ये नहीं मना करता है इस बात के लिए कि लॉ ऑफ द लैंड को नहीं माना जाए। अगर ये बहुत उसूली बात ये है कि ये खुद ही से सवाल है, खुद ही से जवाब है कि मुसलमान कहाँ इसकी बात की मुखालफत कर रहा है कि बच्चों की शादी को और बाल विवाह को ना रोका जाए। बिल्कुल रोका जाए, जब उसका जिस्म तैयार नहीं है तो उस पर जुल्म है।
कि उस उम्र में उसकी शादी की जाए, जबकि उसके लिए जिस्मानी तौर पर भी वो तैयार है, जहनी तौर पर भी तैयार है। ये कोई बिल्कुल ये मुसलमानों का इशू नहीं है। ये पूरी तरीके से इसको अगर ये कहा जाए कि मुसलमानों में बाल विवाह है, तो यकीनन मैं आपके उस डेटा को देखना पसंद करूंगा कि मुसलमानों में है या किसके अंदर है। मैं असम का डेटा वो अभी थोड़ी देर में मैं जरूर आपके साथ साझा करूंगी। आप अपनी बात को पूरा कीजिए और डेफिनेटली वो डेटा हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बात ये पूरे मुल्क के डेटा के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा, एक कानून सबके लिए, ये उसूली तौर पर कोई इसका मुखालिफ नहीं है, लेकिन बहुत बुनियादी बात यह है कि उत्तराखंड में जब आप कानून लेकर के आ रहे हैं यूसीसी का, तो उसके अंदर आदिवासी को अलग कर दे रहे हैं। क्या वो इस मुल्क का बाशिंदा नहीं है? क्या उसको अलग से हम ट्रीट करेंगे? उसे हम शहरी नहीं मान रहे हैं? और तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मामला मुसलमानों का नहीं है। श्री राम के वालिद साहब श्री दशरथ की 3 बीवियां थीं। आपने उस परंपरा को ख़त्म करना चाहा, ख़त्म कर दें। द्रौपदी की परंपरा को ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए कि मैं बताऊं, मैं ज़ाती तौर पर मिला हुआ हूं धनवल्टी में, उत्तराखंड में जाकर के ऐसी औरतों से जिन्होंने एक ही घर में 4-4 भाइयों से, 5-5 भाइयों से शादियां कर रखी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि डाइवर्सिटी है हमारे मुल्क की, कल्चरल डाइवर्सिटी है। लेकिन डाइवर्सिटी का अर्थ ये नहीं है ना, ये आप डाइवर्सिटी की आड़ में जो तर्क दे रहे हैं सर, इससे मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट भी इत्तेफाक नहीं रखते होंगे। आचार्य विक्रमादित्य, नहीं जी, जो आप बता रहे हैं कि आप उत्तराखंड के घरों में गए और आपने बताया कि एक ही लड़की ने 5-5 भाइयों से शादी की हुई है, ऐसा मुझे नहीं समझ आता। ये आपका तर्क किसी को समझ नहीं आएगा। आचार्य विक्रमादित्य जी, आखिर में जो परेशानी है वो ये कानून है या फिर विरोध के लिए विरोध है? देखिए, मुझे एक बात बताइए, आज जब सबसे पहले डिबेट हुई तो जावेद साहब ने सबसे पहले आरंभ किया, खाना पीना कोई पाबंदी नहीं लगा सकता, कपड़े पहनने पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। शादी पर शब्द अगला ले आए। खाना पीना एक अलग चीज़ है, शादी एक अलग चीज़ है। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस हार्ड मास के पुतले में दोनों में कोई खून दोनों में बराबर है। अगर दुख यहाँ पे होगा, दर्द यहाँ पर होगा, हमारी बेटी को दर्द होगा तो आपकी बेटी को भी दर्द होगा। इस बात को हमें समझना चाहिए। ये एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है, सुन लो भाई, एक भावनात्मक मुद्दा है कि एक जगह गलत हो रहा था, उस गलत चीज को देश काल परिस्थिति के अनुसार से बदलाव लाने की परिस्थिति बनाई गई, लेकिन आप लोगों ने अपनी सहूलत के अनुसार से उसको बदलाव नहीं लाने दिया और उसको जोड़ दिया। कैसे? खाना पीना शादी। अरे खाना पीना एक अलग चीज है, पहनावा एक अलग चीज है, शादी एक वास्तविक तौर पे एक अलग चीज है बिल्कुल। ये जब बोलना आरंभ करते हैं तो ऐसे भावनात्मक मुद्दा प्रयास करते हैं। विक्रमादित्य जी, एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए बहुत फेयर डिबेट होनी चाहिए। अभी जिस बात को हमारे पैनलिस्ट ने उठाया उसका जिक्र कीजिए। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र किया, इस पर आपका क्या तर्क है? मैं कहूंगा ये जो बात उत्तराखंड की ओर बात लेके आए हैं बिल्कुल नाजायज बात है। लगातार महाभारत के अंदर भी जो द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया जाता है, गलत एग्जाम्पल मिसकोट किया जाता है। द्रौपदी की शादी विवाह केवल युधिष्ठिर से हुआ, शास्त्र इसका प्रमाण है। लेकिन जो बाकी लगे जो बात करने के लिए जो पैनल यूज कर रहे हैं वो कहानी गलत है, वो गलत तरह से यूज की जा रही है कहानी। हमारे जिस प्रकार से धर्म ग्रंथों को, हमारे धर्म स्थलों को तोड़ा गया, उसी प्रकार से हमारी कथाओं को भी तोड़ के कुछ लोगों ने व्यवस्था की है शास्त्र के अंदर। इसलिए अनेक कथाओं को करने का प्रयास किया। और जो बात कर रहे हैं शादियों की, हिंदुओं ने स्वीकार किया हिंदू मैरिज एक्ट को स्वीकार किया ना। हमारे यहाँ तो 16,000 शादी अलाउड थी, हमारे यहाँ तो 16,000 शादी अलाउड थी, लेकिन हमने उसको हिंदू मैरिज एक्ट को स्वीकार किया। लेकिन आज जो गलत आप जो कर रहे हैं उसको आज स्वीकार करना चाहिए। बदलाव की जरूरत है, बदलाव होना चाहिए, परम आवश्यकता है, बदलाव करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड का एग्जांपल दिया, मैं आपको हिमाचल का देता हूं। हिमाचल के अंदर आप चलाइए, जानने लायक है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत सी जगह एक आदमी बोलेगा तो डिबेट ठीक रहेगी। बात करिए, कोई भी शुरू हो जाता है, बोलिए किसने बोलना है। गोवा के अंदर भी है, किसको बोलना है बताइए। प्रीति, आप कहते हैं यूसीसी है, देखिए मैं एक बात कहूंगी, एक बात जो सैयद जब्बार जी वो होनी चाहिए, वो ये कि एक एक करके सब अपनी बात को रखेंगे। देखिए मैंने चर्चा की शुरुआत ही आपसे की, देखिए, लेकिन मैं अभी एक पैनलिस्ट के पास नहीं गई हूँ। फिलहाल जो तरीका कहता है कि हमें दानिश कुरैशी जी का रुख करना चाहिए। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी AIMIM का क्या रुख है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, मैं तो सिर्फ सिंपल बात कहूंगा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो बात कही है कि भाई शादी और तलाक इन चीजों को रिपील कर दिया,
मुझे ये बता दीजिए कि अब जो शादी होगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी, मतलब हिंदुओं के लिए अलग स्पेशल मैरिज एक्ट होगा और बाकी के लोगों के लिए स्पेशल अलग होगा। तो मुझे बता दीजिए ये कहाँ यूसीसी हुआ? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये यूसीसी हुआ, ये इक्वालिटी हुई, ये तो डिसइक्वालिटी हुई। सवाल तो ये है कि हेमंता ये काम करते कि अब पूरे उत्तराखंड में एक ही कानून रहेगा, ना स्पेशल रहेगा ना कॉमन रहेगा। सुन लीजिए मेरी बात, ना स्पेशल रहेगा ना कॉमन रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा? दिक्कत आपकी क्या है हेमंता की या उनकी सरकार का उनकी परेशानी का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, चुनाव अपने उफान पे है। और मुझे ये भी बता दीजिए कि जिस तरीके से हेमंता सरकार ने काम किया है, अगर इसकी मुखालिफत की जाएगी, अगर एक मुझे ये बता दीजिए कि अभी जो इन्होंने कानून बनाने की बात कही, अब इसमें आप ये देख लीजिए कि एक महिला और एक पुरुष बिना शादी ब्याह के आप रह सकते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन आप निकाह नहीं कर सकते, आप तलाक नहीं ले सकते। आप मुझे ये बता दीजिए कि क्या वो सुविधा नहीं? आप दो तीन चीजें मिक्स कर दे रहे हैं दानिश जी, आप दो तीन चीजों को मिक्स कर दे रहे हैं। देखिए, जो रिलेशनशिप को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर पूरा लॉ है वो पूरी तरह से अलग है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो कानून है उसमें बाल विवाह पर रोक लगेगी। क्या बाल विवाह पर रोक लगे ऐसा आपकी पार्टी चाहती है? ऐसे कानून का समर्थन करती है या नहीं करती? सवाल बुनियादी तौर पर यह है। सुनिए, बाल विवाह पर सुबह से लेकर अब तक मैं 3 बार स्टेटमेंट दे चुका हूं और मैंने ये पूछा तो हेमंता की सरकार के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक इसका मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे ये बता दीजिए कि रजिस्ट्रार ऑफिस में जिसके पास रजिस्ट्रार के पावर्स हैं, जो रजिस्ट्रार का अधिकारी है, ऐसे कितने रजिस्ट्रारों को आपने जेल में डाला जिन लोगों ने 18 साल से कम उम्र की बच्ची की शादी करवाई? आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है दानिश जी, तो मैं आपको रोक रही हूँ। हम सोचते हैं कि चाहते हैं कि आपका नेटवर्क पूरी तरह से दुरुस्त हो, आपका दोबारा रुक कर लेते हैं। संजीव उनियाल जी वो ये कह रहे हैं कि आप क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, आप सब कुछ एक कानून दूसरे कानून में मिला दे रहे हैं, या फिर वो खुद क्लियर होकर बात को नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन क्या ये जो कानून है वो यूसीसी की तरफ एक कदम नहीं है? इसलिए तो डर नहीं है एक पक्ष में। मैं चाहूंगा जरा 30 सेकंड मुझे ध्यान से सुने। वास्तव में इनको पूरा पता नहीं है कि सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट और उसके बाद बाकी धर्मों का, क्रिश्चियंस का कैसे शादी होगी, कैसे अडॉप्शन होगा, कैसे जो है उनकी मेंटेनेंस फिक्स होगी, इन सब के लिए और सिख्स के लिए, साथ में एक और जो पारसी हैं उन सब के धर्म के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट है। तो अगर स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत खास तौर से प्रोविजन है, ये तो पुराना, अगर उसको किया जाता है तो क्या गलत है? अगर ऐसी कहेंगे सिख मैरिज एक्ट होना चाहिए, जो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट होना चाहिए, वो सारे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत आते हैं, तो उसमें डाला है। या तो इनको पता नहीं है, जानबूझ के कंफ्यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर डैनिश जी सुनिए, अगर दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट प्रीति जो है लोगों को समझनी चाहिए, अगर जैसे 2 एग्जांपल मेरे भाई दे रहे हैं, एक वो हिमाचल का भी कह रहे हैं, चलो हमने मान लिया, परंतु देखिए उदारवादिता इस धर्म की, उसके बावजूद भी हमने उसको स्क्रैच किया और हमने नए कानूनों को माना और हर व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने के तैयार। पर ये किसी चीज को तैयार नहीं होते बदलने को, ये किसी चीज को बदलने को तैयार। मैं जवाब दूं, प्रीति मैं जवाब दूं। पहले देखिए दानिश जी को नहीं देंगे। एक मिनट संजीव जी एक छोटा सा जवाब भगा देंगे, उसको एजुकेशन के लिए नहीं निकलने देंगे, उसकी पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के रखा हुआ है। जब तक ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि हिंदू धर्म ने उसको माना, इसीलिए वो रिफॉर्मेशन हुई है। दानिश जी का एक छोटा सा रिएक्शन हो जाए इस पर जो आप बात कह रहे हैं। दानिश जी प्रीति जी देखिए प्रीति जी, मैं आपको जवाब दूं। संजीव उनियाल साहब ने बहुत सही और सच्ची बात कबूल कर ली। मैं आपको बताऊं, दरअसल बात यह है कि हिंदू रिलीजन में शादी के मामले अलग है और मुसलमानों में, चाहे और मजहब के लोगों में भी अलग है। यही कह रहे थे जवाद भाई, कह रहे थे, वही बात मैं कह रहा था, वही बात दूसरे जो हमारे स्कॉलर है वो कह रहे हैं। दिक्कत यही है कि आपके यहाँ एक शादी जो है वो जन्म का बंधन है, मुसलमानों के लिए वो नहीं है। इसके साथ तमाम कानून जो है आपके लिए रिलीजियस ग्राउंड पे अलग है, मेरे लिए भैया क्या बात कर रहे हो? रजिस्ट्रार आपने अलग बना रखे थे, उन्होंने सस्पेंड किया। प्रीति जी आधा सेकंड दीजिएगा मुझे। सुनिए एक सेकंड की बात करने पर यहाँ सबसे पहले यहाँ विवाह पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आप ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, लीजिए कहीं करा लीजिए, लेकिन दानिश जी बात हो रही है। दानिश जी आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हमारे कानून में, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड सर रुकिए, मैं कह रही हूँ दानिश जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक से ज्यादा विवाह हमारे धर्म में अलाउड है, उसकी इजाजत है, तो हमें करने दिया जाए। लेकिन क्या आपने देखा नहीं है कि इसका असर उन महिलाओं पर क्या पड़ता है जो इसके वजह से कितनी ज्यादा प्रताड़ित होती है? क्या ये नहीं देखा आपने? क्या नहीं? मैं जवाब
देखिए प्रीति जी, रिफॉर्मेशन एक पूरी अलग चीज है और शादी ब्याह की मान्यता ये एक अलग चीज है। मैंने आपको यही कहा, तलाक को लेकर कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। अब इसी पर सुनिए ना मेरी बात, अब विक्रमादित्य जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मानव जाति का जरूरी जवाब तो सुनिए। मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई हिंदू रिलीजन के मुताबिक शादी जन्म जन्म का बंधन है, मुसलमानों के यहाँ ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है भाई, शादी जन्म जन्म का बंधन है तब तक जब तक आप तलाक नहीं ले लेते कानूनी तौर पर। क्या बात कर रहे हैं सर आप, क्या बात कर रहे हैं सर? देखिए परंपरा और कानून ये दोनों ही अलग अलग हैं। कोशिशें होनी चाहिए कि ये सामंजस्य के साथ चले, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी भी पीड़ित को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो ये सरासर गलत है। विक्रमादित्य जी को एक बार छोटा सा कमेंट दे दीजिए। नहीं कुरैशी जी, आप बहुत देर से बोल रहे हैं सर। 10 सेकंड खत्म कर लूं मैं, 10 सेकंड खत्म कर। डाइल्यूट कर रहे हैं, डिबेट को डाइल्यूट कर रहे हैं। जिस प्रकार से अपनी बात कर रहे हैं ये भावनात्मक तौर पर। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म सारा का सारा मुद्दा मानवता के ऊपर आधारित है। यहाँ पर विवाह पद्धति में कोई दिक्कत नहीं है। आप मस्जिद में जाके विवाह करवा लीजिए, मौलाना साहब से विवाह करवा लीजिए, पंडित जी से विवाह करा लीजिए, कोई नहीं कह रहा है कि आप कोर्ट में जाके विवाह करें। यहाँ केवल मानव अधिकार की बात की जा रही है। मानवता के अधिकार पर आप छोटी बच्ची के साथ विवाह नहीं कर सकते, वो रेप कंसीडर किया जाएगा। इस बात पे आप लोगों ने तथाकथित तौर पर धर्म का आईना लेकर, धर्म की आड़ लेकर ये नाजायज कृत्य जो कर रखे थे उसके ऊपर आप डाइवोर्स की जो बात की जाती है, यहां पर आप बात 7 जन्म की, हिंदू मैरिज एक्ट आके पढ़ो ना। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सीधी तरह से 2 लोगों का एग्रीमेंट मान लिया गया है इसको, और हिंदुओं ने स्वीकार किया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों ने धर्म आड़ लेकर अपनी अय्याशी के लिए जबरदस्ती 4 शादियों के बाद भी आपने जबरदस्ती ऐसी हदीसों का इस्तेमाल किया जिनका कोई औचित्य नहीं है। मैं कहूंगा कुरान के अंदर भी यदि वास्तविक तौर पर पढ़ा जाए तो वहां कोई औचित्य नहीं है। यहां पे हैरिस साहब खड़े हैं मेरे साथ, पढ़े लिखे व्यक्ति है, ये कह दें कि केवल क्या युद्ध के टाइम पर आज कोई युद्ध की स्थिति है? आज कोई यहां पर ऐसा व्यवस्था बन रही है कि लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, बेवाएं हो गई हैं स्त्रियां, क्या उनसे जबरदस्ती शादी करने की, उस स्थिति में 4 शादियां करने का अधिकार दिया गया था कि भाई पूरी की पूरी जेनोसाइड हो गया, आज वहां पर स्त्रियों को खाने को पीने को नहीं था, उस स्थिति में बेवा बच्चों को अधिकार प्राप्त करने की बात की गई थी। लेकिन यहां तथाकथित तौर पर जबरदस्ती के लिए आचार्य विक्रमादित्य जी सुनिए ना, आपका सवाल जुनैद हारिस जी से पूछ लेते हैं। जुनैद जी जरा ये बताइए सर, मैंने अभी कहा कि किस तरह से कानून अगर कोई बात कह रहा है तो उसको हमें मानना ही पड़ेगा क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं, संविधान को मानना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या धर्म की आड़ में जो भी अनर्गल लिख दिया गया है उस पर हम सही का टिक करते चले जाएं? क्या ये सही है? आप प्रोफेसर भी हैं, आपकी बात आवाम सुनेगी जो आपको फॉलो करती है। प्रीति जी, कुरान के लिए आप ऐसा मत बोलिए। मैंने कुरान के लिए कुछ नहीं बोला, मैंने कुरान के लिए कुछ नहीं कहा, मैंने कहा धर्म की आड़ में लड़कियों के साथ 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार ऐसा सलूक किया जाता है जिसके बारे में जब आप सुनते हैं तो आपकी रूह कांप जाती है। धर्म की आड़ में क्या ऐसा नहीं होता है? और वो किसी एक धर्म में नहीं होता है, वो दोनों धर्मों में होता है। देश के लोगों को बरगलाती है। हैरिस साहब बोले ना, हैरिस साहब जवाब देंगे। आप शरिया को मानेंगे या संविधान को मानेंगे? बता दीजिए कुरैशी जी आप। आपने मुझसे सवाल किया था, मेरा ख्याल है मैं जवाब दे रहा हूं इसका। एक चीज बहुत 2-4 की तरह से सुन लें इस बात को कि 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारा संविधान बना और संविधान से इस्लामी कानून कहता है, ये इस्लामी शरीयत कहती है कि जिस चीज़ से समझौता हो जाता है, जिसको मान लिया जाता है, उसी को माना जाता है। हम पूरी तरह से समर्पित हैं अपने संविधान के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए इस मुल्क के अंदर अगर कोई इस्लामी कानून भी नाफिज करने की बात करता है तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो गलत करता है। ऐसे ही अगर किसी भी धर्म के अनुसार कोई बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, तो वो भी गलत करता है। ये मुल्क संविधान सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसके तहत चला जाएगा। अब आगे आते हैं। अब सुन लीजिए, जो आपने सवाल किया था मैं उस पर आ रहा हूं। सवाल ये पैदा होता है कि आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं खुद सवाल ये कर रहा हूं कि अभी ये उदारता की बात कर रहे थे। इस मुल्क के बाशिंदे यहाँ के रहने वाले कबायली भी हैं, यहाँ के रहने वाले आदिवासी। मुझे बताइए आपकी किताब में पुस्तक कह रही है 4 शादियों की बात जायज कितनी है? कब है 4 शादियों की जायज? 4 शादियों की जायज बात अलग कर रहे हैं, ये सवाल नहीं। लेकिन नहीं संजीव उनियाल जी, ये बात तो वाजिब है जो कुरैशी जी भी पूछ रहे हैं, जो लगातार हारिस जी भी पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए कि आदिवासियों को अलग किया गया है, यानी कि उनके कानून को, उनके नियम कायदों का सम्मान किया गया है, इसीलिए किया गया है ना। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट, इनको 341 आर्टिकल अब पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अलग रखा गया है।
इसीलिए जो तबीले हैं, जो कबीले हैं, जिनके ट्राइब्स हैं, उनके साथ उनकी फंडामेंटल राइट हमारे भी तो है, परंतु इनका फंडामेंटल राइट कैसे हो गया? अच्छा, हमारा नहीं होगा, सभी का हो गया कि सबके बराबर कानून होना चाहिए। चलिए एक बात और कहता हूं प्रीति में, एक मिनट मुझे बोलने देंगे थोड़ा। प्रीति एक बात और कहता हूं, एक बात और कहता हूं इसके ऊपर। अगर ये सिविल कानूनों को अपना अलग मानना चाहते हैं तो आईपीसी के कानून को भी माने, क्रिमिनल एक्ट को भी करें उसी तरह से। अगर आप दुरेप करेंगे तो आपको पत्थरों से मारा जाएगा, अगर आप किसी के साथ चोरी करेंगे तो आपको पेड़ पे डाल दिया जाएगा। ये कानून है शरीयत का। अगर इनको ये मंजूर है तो बोलो स्वागत है। आईपीसी भी तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कानून तैयार नहीं है, जेलें खाली कराइए, जेलें खाली कराइए। आतंकवादी उनको सबसे पहले सूली पे चढ़ाओ। कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए, पत्थर मारना चाहिए, काम देना चाहिए, खाना भी खत्म देना चाहिए, हाथों से चोरी की तो हाथ काट देना चाहिए। जिस पार्ट से आपने गड़बड़ करी है उस पार्ट को काट देना चाहिए। कानून है शरीयत का, बोलो उसके लिए तैयार है? सिविल के लिए है मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। नहीं ये बता दें सैयद जवादी, नहीं सैयद जवादी ले रहा हूं। इन्होंने कहा कि देखिए सुनी सुनाई बात मतलब पढ़े लिखे आदमी को जेब नहीं देता है। इन्होंने कहा कि जिस अंग से गलती की है उस अंग को काट देना चाहिए। ये कहां से पढ़कर आ गए? किसने इनको बता दिया? पूरे अरब में है नहीं है? अरे पूरे अरब में है, सब जानते हैं। जवाब दे दूंगा। चलिए ठीक है, इसका जवाब सैयद जवाब से ले लेते हैं। सैयद जवादी, नहीं एक सेकंड सुनिए मेरी बात सुनिए। भाई संजीव उनियाल कह रहे हैं कि अगर आप शरिया के तहत चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके धर्म के हिसाब से आप पर जो आपकी आस्थाएं हैं उनका सम्मान किया जाए तो उसके हिसाब से जो पनिशमेंट है, जो सजा है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस पर सैयद जवादी आप छोटा सा जवाब दीजिए। अगर सैयद जवाद साहब से एक गुजारिश के साथ में एक चीज को कह दे रहा हूं, बहुत क्लियरली इस बात को मैं कह रहा हूं कि मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी हिस्से में शरिया कानून लागू कर दिया जाए तो इंसानियत का सबसे आला नमूना होगा। तो इसके बावजूद मैं कह रहा हूं पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में आप कहां से कह रहे हैं? लेकिन नहीं कुरैशी, नहीं सुनिए हारिस जी 56 के 56 देशों में खाने को नहीं। 20 सेकंड देश चला रहे हो, ये बात कह रहे हैं कि वहां पे अमन शांति है, खाने को मोहताज है लोग। संजीव जी एक सेकंड रुकिए। आतंक किस प्रकार से व्याप्त है पूरे विश्व के अंदर? मैं चाहती हूँ सुनिए, देखिए सैयद जवादी जवाब दें, सैयद जवादी जवाब दें। और उस पर जो आपने बात कही है, एक सेकंड सर सुन तो लीजिए, सुनिए तो सही। हारिस जी सुन तो लीजिए। आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि शरिया आला दर्जे का कानून है, शरिया अपना दिया जाए तो फिर अमन और शांति हो जाएगी। देखिए मैं सुनिए ना, एक एक करके बात रखिए। किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है, किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। मौत की सजा दी जाए। सैयद जवादी आप बोलिए। सैयद जवादी सारे हो गया उनियाल जी, मैं आप लोगों को सबको रोक रही हूँ। देखिए मुझे रोकना पड़ेगा। सैयद जवाद थोड़ी ना, अगर सैयद जवाद रखने का शौक है नहीं चाह रहा है कोई। नाम पे सुनिए मेरी बात, मुझे तो लगता है अरे छोड़ो मेरा नाम। जुनैद हारिस जी आप बार बार बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं और आपने एक डेटा शुरुआत में बोला था कि जरूर वो दिखाइएगा। मैं वो डेटा दिखाना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को। कम उम्र में शादी के मामलों में असम का क्या हाल है, वो डेटा जिसका जिक्र मैंने डिबेट के शुरुआत में किया था, आइए वो जान लेते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े क्या बताते हैं, जरा नजर डाल लीजिए। असम में 20 से 24 साल की उम्र की 31.8% महिलाओं की शादी 18 साल की कानूनी उम्र से पहले हो गई, जबकि इसी उम्र कैटेगरी में राष्ट्रीय औसत जो वो है जिसका जिक्र अभी आप भी कर रहे थे 23.3% है। यानी असम का आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से 8% ज्यादा है। असम में 15 से 19 वर्ष की आयु की 11.7% महिलाएं पहले से ही मां बन चुकी थी या सर्वे के वक्त गर्भवती थी, जबकि इस मामले में राष्ट्रीय औसत 6.8% था। मतलब राष्ट्रीय औसत से 5% ज्यादा, यानी यहां भी असम का रिकॉर्ड बहुत खराब है। अब सैयद जवाद जी मैंने ये जो डेटा ये बताया है, इस पर मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि आप अपनी टिप्पणी रखें, लेकिन एक और हम डेटा दिखाने जा रहे हैं, वो ये कि असम में किस धर्म का वोट किससे मिला है ये भी देखना जरूरी हो जाता है। हमने 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े उठाए हैं, इनके मुताबिक क्या ये आंकड़े बताते हैं 2016 में एनडीए को हिंदुओं का 57% और 2021 में 67% वोट मिला था, जबकि महाजोत को इन्हीं चुनावों में 32 और 19% वोट मिला। मुस्लिमों ने 2016 में एनडीए को 6% और 2021 में
जो फीसद है वो भी दिया था, काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस था, उसका आंकड़ा हम दिखा रहे हैं आपको। जबकि महाजोत को इन्हीं चुनाव में इस समुदाय ने 77 और 81% वोट दिया था। अन्य की भी बात की जाती है तो एनडीए को 39% और 48% वोटरों का साथ मिला था, और इसके अलावा महाजोत को 48 और 36% मतदाताओं ने साथ दिया था। आप बताइए सैयद जब्बार जी, जो मैंने आपको डेटा भी दिखाया कि किस तरह से असम में जो डेटा है कम उम्र में लड़कियों की शादी को लेकर, उनके गर्भवती होने को लेकर, वो डेटा बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पर आंकड़े काफ़ी बेहतर है, लेकिन असम के हालात ठीक नहीं है, और इसके लिए कानून ज़रूर एक बड़ा कहा सकता है कि माइलस्टोन साबित हो सकता है। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत सुकून से मैं सबको सुन रहा था और इसके लिए आपको आंसर भी दे रहा हूँ। एक अभी बुक थी पॉपुलेशन बाय मिथ करके, और उसको एस वाई कुरैशी साहब ने लिखा, और उसमें बाज़ाब्ता जो है जो सामाजिक इश्यूज़ हैं उसको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा उस बुक के अंदर। उस बुक के अंदर ये भी बताया जहाँ जहाँ एजुकेशन की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन की कमी है, हॉस्पिटल्स की कमी है, स्कूल्स की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, वहाँ ये रेशियो ज़्यादा देखने के अंदर आता है। आप बिहार का उठा लीजिए, फिर आप उत्तर प्रदेश का भी उठा लीजिए जहाँ पे भारत, फिर आप हरियाणा का भी उठा लीजिए, जहाँ जहाँ ये डेटा देखेंगे, जहाँ जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में जो आपके शहरी क्षेत्र हैं, इसको थोड़ा सा और करिएगा, जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ शहरी इलाके हैं, उनमें ये चीज़ कम है। जो गांव एतराफ की जगह है जहां एजुकेशन की कमी है, वहां ये आंकड़े जो हैं चेंज होते हैं। देखिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, जो सरकार के आंकड़े हैं उस पर अगर आप जवाब देंगे, जिसका जिक्र बार बार मैं कर रही थी, आप उस पर जवाब दीजिए कि क्या ये आंकड़े डराते नहीं है उन बच्चियों को जो इस वक्त असम में हैं, और ये डर डर कर उन्हें भी कभी ना कभी एहसास होता होगा कहीं वो भी इस जुल्म का हिस्सा ना बन जाए। नहीं, ये बताइए क्या जुल्म जो है सिर्फ खासतौर पर मुसलमानों के साथ ही है? ये कौन कह रहा है? जो अभी हमने डेटा बताया, नहीं, जो हमने डेटा बताया वो क्या बता रहा है? दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं उनियाल साहब को भी सुन रहा था, कह रहे शरीयत ला, वो चले जाते हैं पाकिस्तान पे, वो चले जाते हैं सऊदी अरब पे, वो चले जाते हैं अफगानिस्तान, तालिबान। अरे मुझे क्या लेना देना, मैं भारत के अंदर रहता हूं, मैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करता हूं। आप यहाँ के मुसलमानों को, खास तौर से पाकिस्तान के, सऊदी अरब के मुसलमानों से क्या करना? इस देश का फैसला हमारे बुजुर्गों ने, अजदाद ने 1947 के अंदर कर लिया था, हमारे पास ऑप्शन था, लेकिन हमने इस सरजमीन को चुना है, हम बाई चॉइस भी हैं। आप हमारी चॉइस को, आप हमारे अकीदे को कम क्यों करना चाहते हैं? क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। आप नहीं करते। कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने वाले आप लोग, और हमसे कहते हैं कि मानो, खुद नहीं मानने को तैयार है, खुद नहीं मान रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे बेसिक फंडामेंटल। अरे सैयद जवाद जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप देश के कानून पर यकीन रखते हैं, आप देश के संविधान पर यकीन रखते हैं, तो फिर मानिए ना इस कानून को। एतराज क्या है? देखिएगा चुनौती मिलेगी नहीं मिलेगी कोर्ट के। सैयद जवाद जी, फिर एतराज क्या है? जब आपकी संविधान में आस्था है तो कानून मानने से एतराज क्यों? मैं तो संविधान को मानता हूं, संविधान के दिए हुए चीजों को मानता हूं। अब जो लोग कह रहे हैं नहीं फंडामेंटल राइट्स खास तौर पे नहीं मानना चाहते हैं, अच्छा अभी इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे। साहब, इसी देश के अंदर लिंचिंग हुई है, खाली इस बुनियाद पे हुई है कि दाढ़ी गंजे के ऊपर, आप मुझे बताइए, जो है बीफ के नाम पर हुई है, तमाम जगह पे चीजें कैसे हुई है, डिस्क्रिमिनेट करा गया। और उन लोगों को मालाएं किसने पहनाई है? जो लिंचिंग के आरोपी थे, जो बलात्कारी के आरोपी थे, छोड़ा गया। सैयद जवाद जी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके बावजूद कह रहे हैं कि हम मानेंगे। संविधान में यूसीसी का जिक्र है, इस बात को मानेंगे ही नहीं मानेंगे? बिल्कुल है यूसीसी का। आप 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? क्या कह रही थी बताइए? आप बताइए। आप बताइए, जरूरत नहीं है यूसीसी की? कहा नहीं कहा गया? प्रोविजन है, कहा गया नहीं कहा गया, मानने को नहीं तैयार। अच्छा प्रोविजन है। क्या कहा गया लॉ कमीशन की रिपोर्ट ने? आप देखिए, लॉ कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माने। आप बातों को घुमा रहे। अरे मैं कहां घुमाना? ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट बनाई गई थी, उसको इनको शायद एक बात नहीं पता। नहीं प्रीति इनको चुप करेगी। यहाँ हमारे ऊपर संजीव उनियाल जी, हम माने, वो कह रहे हैं कि जिक्र तो है, लेकिन क्या लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल यूसीसी की कोई जरूरत नहीं है। संविधान बनाया आप उसी टाइम लिखा गया, यूसीसी टाइम आने पर यूसीसी ला सकते हैं। तो सबको सैयद जवाद जी, आप बोल चुके हैं, आप बोल चुके हैं, अब उनको बोलने दीजिए, अब उनको बोलने दीजिए। पढ़ लीजिए। तो 2018 की ये बोला है कि जब भी यूसीसी आने का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। सैयद जवाद जी, पॉलिटिकल एजेंडे को सूट करेगा तो हम चलाएंगे, हमारे पॉलिटिकल बोलने दीजिए भाई। काम नहीं करें। सुनिए, आसाम के अंदर इन्होंने एनआरसी करी थी, इनसे आप रुकिए सैयद जवाद जी की बात करिए, बता कारवा क्यों लुटा? मैंने तो सारे पार्टी में चलेगा, इसलिए तो कारवा लूटा, इसीलिए कारवा लूटा।
क्योंकि जितने आरोपी कि आपके ऊपर पैनल भी वही होना चाहिए और किसी पॉलिटिकल जो सिविल कानून इसीलिए मुसलमानों के लिए शरीयत के हिसाब से है, रीति रिवाजों के हिसाब से है, वही पैनल दंड भी होना चाहिए। चोरी करोगे सुप्रीम कोर्ट हाथ काट दिए जाएंगे, और अगर किसी भी तरह का रेप करोगे तो मानने को नहीं पत्थरों से मारा जाएगा। अरे हाँ, ये शरीयत है। अगर तुम सिविल करोगे संविधान की बात कर रहे हैं आपको, अरे लोग ये भी मानना पड़ेगा, संविधान की बातें करते हुए क्रिमिनल एक्ट को भी मानना पड़ेगा। ये है क्रिमिनल एक्ट भी मानिए। ऐसे लूटे लोग। सैयद जब्बार जी, नहीं सैयद जब्बार जी, देखिए एक बात क्लियर है। कौन थे लोग? नहीं सैयद जब्बार जी के अंदर कौन थे? सैयद जब्बार जी, आप क्या ये तय कर नहीं, आप क्या ये नहीं, एक सेकंड, आप ये तय करके नहीं आए क्या? आप ये तय कर आए हैं क्या? आप ये तय करके आए हैं कि जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तब भी आप बोलेंगे, और जब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, दूसरे पैनलिस्ट से पूछा जाएगा, तब भी आप बोलेंगे? ये जायज नहीं है। नहीं, मैं दानिश कुरैशी जी को लाना चाहती हूँ चर्चा में। दानिश कुरैशी जी, क्या आपको लगता है कि यूसीसी की तरफ ये एक स्टेप है ये कानून असम में, और इसीलिए डर ज्यादा नजर आ रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, संजीव जी ने जो बातें कही ना, वो उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 341 के तहत जो है ट्राइबल्स को राइट मिले हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही प्रीति, लेकिन वो ये भूल गए कि आर्टिकल 341 को स्पेस क्यों दी गई, पता है आपको? क्योंकि इन जालिमों ने 2000 साल तक आदिवासियों पे, पिछड़ों पे जुल्म और ज्यादती मचाई, इसलिए उनको स्पेशल स्टेटस मिला। कि ये कानून कहाँ गलत है? अब आप मुझे ये बताइए। बड़े तुम जो है वो संजीव जी रुकिए, संजीव जी ऐसे नहीं, बोले दीजिए संजीव जी नहीं करिए। देखिए, हाँ बोलिए संजीव जी, जालिम कौन थे दानिश, ये तो बता दो। दानिश भाई, जालिम कौन थे? देश की सरकार जालिम है। किसी के बीच दानिश कुरैशी जी को जो सरकार चुनी जाती है वो जालिम है। किसी के बीच में नहीं बोला। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपकी बारी भी आएगी, और संजीव उनियाल जी, आपकी भी बारी आएगी। प्लीज आप कुरैशी जी को बोलने दीजिए, उनको अपनी बात तो खत्म करने दीजिए। देशद्रोह कर रहे हैं, देश की सरकारों को जालिम तो दीजिए। ये तो तरीका नहीं है ना प्रीति, ये तो आप बात तो सुन लीजिए उन्हें। जालिम शब्द तरीके से ये कर रही है तो जालिम बादशाह थे। ये तो तरीका नहीं है प्रीति, ये तो तरीका नहीं है प्रीति। सॉरी प्रीति, दोबारा इनको हर तरीके का ऐसा नहीं चलेगा। सवाल ये संजीव उनियाल है, आप लोगों का जबरदस्ती। जालिम थे वो लोग, जालिम वो दो लोग थे जिनके आगे संजीव उनियाल क्यों बौखला रहे भाई? एक सेकंड, आचार्य विक्रमादित्य जी रुकिए, आचार्य विक्रमादित्य जी रुकिए, आचार्य विक्रमादित्य जी रुकिए, ठहरिए भाई, ठहरिए। कुरैशी जी, आप ये बता दीजिए, दानिश कुरैशी जी, मैं आप तक ये सवाल पहुंचा देती हूँ। रुकिए विक्रमादित्य जी, रुकिए एक सेकंड रुकिए। दानिश कुरैशी जी, चलिए आप अपनी बात को आगे करिएगा। ये भी बता दीजिए, जिस पर ये लोग अपनी बात को बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जालिम कौन थे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल बात यह है कि इसमें संविधान का जो कोर है ना, जिसका एसेंस हम कहते हैं, उसमें तमाम चीजों को कवर करने की 100% कोशिश की गई। उसमें चाहे आदिवासी हो, दलित हो, मुसलमान हो, छोटी छोटी अकलियतें हैं, वो तमाम लोगों को हमने। मुझे एक बात बताइए प्रीति जी, कोई भी ये बात को डिनाई नहीं कर पाएगा कि देश का जितना भी वर्ग था, एक भी व्यक्ति अगर ऐसा असंतुष्ट होता संविधान के मामले में तो उसका विरोध होता, लेकिन तमाम लोगों का इंक्लूसिवनेस जो है ना, उसी को संविधान। जालिम सरकार कैसे हो गई, इसमें बता दो। जालिम की सरकार कैसे हो गई? जालिम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। जालिम तो वो है, जुल्म तो वो है इस देश के अंदर, जो आपके छोटे नवाब कहते थे कि जिस प्रकार से इस देश की पुलिस हटा लो, उसके बाद दिखा देंगे। फिर बाद में माफी मांग रहे थे, एक ऊपर वाले रहम कर रहे, तब रहम याद आया था। जालिम की कौन, किससे जालिम, तो कौन बात कर रहे हो आप? जालिम तो आप लोग हैं। जब आप याद है, आपको अंदर उठा के ले गए थे, आपने जो जुल्म, जो बदतमीजी करी थी, आपने शिवलिंग के शब्द के ऊपर क्या बात की थी? वहां पर आपकी वो जो स्थिति हुई थी, तब आप माफी मांग के बाहर आए थे। आप जैसे लोग इस देश में आग लगाने की बात करते हैं, आप जैसे लोग इस देश में धार्मिक सम्मान नहीं करते। क्या शब्द का उच्चारण किया था, याद दिलाऊं आपको याद दिलवाऊं क्या शब्द का उच्चारण किया था? जब आपकी जेल यात्रा हुई थी, अंदर की यात्रा हुई थी, अंदर जाके बैठे थे और वहां जाके कोर्ट के सामने आपने माफी मांगी थी। जालिम तो आप लोग हो इस देश के अंदर, जो मानव को मानव नहीं मानते। आप
आप केवल इस देश में आग लगाने की आपकी पूरी पार्टी केवल एक सिंगल एजेंडा पे चलती है कि इस देश में आग लगा दे, देश को आग लगाने की बात करते हैं। आप उनका विरोध नहीं करते जो दारूमोहन से गजवार हिंद की सपोर्ट करने बैठते हैं, जो लोगों को शहादत करने के लिए कहते हैं। आप दोनों को रोक रही हूँ। और प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, जिसको अभी इस वक्त सुनिए, एक सेकंड आप दोनों रुकिए। प्रोफेसर जुनैद हारिस जी, अभी ये आप तू मैं देख रहे हैं, जरा मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कानून खत्म होना हिंदू वोटों की गारंटी है और इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है? मैंने आपका सवाल समझा नहीं, प्लीज रिपीट कर दीजिए। मुस्लिम कानून को खत्म करना क्या हिंदू वोटों की गारंटी है, इसीलिए असम में ये सब हो रहा है? देखिए, मैं बड़े बिल्कुल दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मतलब किसी कम्युनिटी को ख़त्म करना बड़ा मसला नहीं है। मसला यह है कि देश की संविधान के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। देश जिस और उन्नति जिस तरह से करना चाहिए उस ओर नहीं जाकर के दूसरी चीज़ों में उलझाया जा रहा है। मुल्क को जिस चीज़ में आगे बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए, मुल्क को जिस तरह से लड़कियां जो है क्या इस देश की बर्दाश्त नहीं है, पूरा बोलने भी नहीं दे सकते। जो लड़कियां हैं वो हमारी बहनें नहीं है क्या? आप जबरदस्ती जो हालात कर रहे हैं, बोलने दीजिए। एक एक करके सर, 18 साल से कम किसी के साथ भी कोई शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया जाए, पॉस्को लगता है उनके साथ। और आप आचार्य विक्रमादित्य जी, आईना लेकर धर्म की आचार्य विक्रमादित्य जी कर रहे हैं, उनको आप आचार्य विक्रमादित्य जी बोलने दीजिए उनको। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, जबरदस्ती इस पॉस्को से विक्रमादित्य जी आपके सुनिए, देखिए ना विक्रमादित्य जी, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर उनकी बात को, अगर आपको कोई भी ऐतराज है तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनकी बात पूरा हो जाए। मैंने प्रीति के शुरू में पूछा था, जुनैद हारिस साहब से एक प्रश्न किया था, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। आप बताएं कुरान के अंदर कहां लिखा है, कब लिखा है 4 शादियों के लिए, बता दें जरा। आप पूरा सुनने को तैयार है ना? पूरा सुनने के नहीं, आप घुमा देते हैं बात को, सीधी तरीके से बताइए ना, सीधे तरीके से बताइए। लग रहा है हम भटक जाते हैं, देखिए हम मुख्य मुद्दे से भटक जाते हैं बार बार। मैं चाहती हूँ कि हम मुद्दे पर रहें और मुद्दे पर जो इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को चाहिए वो आप पहुंचाइए। हारिस जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी, अभी इन्होंने जो बात की है मैं उसे कंप्लीट कर दूं। जी बिल्कुल। इन्होंने जो ये कहा है, मैं बिल्कुल दिल से इस बात को कह रहा हूं, हिंदू और मुसलमान में औरतों को भी ना बांटा जाए। अरे भाई आपको बता दो ना, आप कौन? हम तो बांटने को तैयार, हम तो पहले बराबर है। आप लोग बराबर नहीं मान रहे ना, आप लोग नाजायज कर रहे हैं। नहीं है आपके पास, आप लोग नाजायज कर रहे हैं, बताइए ना जवाब। कुरान के अंदर कहा है, कुरान के अंदर क्या है? ये बहुत इंटरप्ट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हो आप, मिसइंटरप्रिटेशन कर रहे हो आप, देश के चलने दे रहे हो आप, अपने धार्मिक बातों को गलत पहुंचाते हो आप। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके नाम के आगे तो आचार्य लगा है, आप तो धैर्य के लिए जाने जाते हैं। इस देश के अंदर आपके लिए संयम कहा जाता है कि आपके नाम पे ही संयम है। आप थोड़ा सुन तो लीजिए उनकी बात को। नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है। ये जवाब जी आप पैरवी ना करें प्लीज। फिर से अच्छा, जवाजी से बात करना चाह रहे हैं? नहीं, आपसे आप। मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिंदू और मुसलमान में चीज़ों को बांट के नहीं देखना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है कि संविधान से और मानवता से कोई समझौता संभव नहीं है। आप रेशियो उठा करके देख लीजिए कि पेट के अंदर लड़की जान करके कौन कम्युनिटी है जो उसका मर्डर करती है। आप देख लीजिए कि दहेज के नाम पर कौन लोग हैं जो बेटियों को जलाने की बात, वो देखते हैं, दानव हैं, उनको सजा दी जाती है और कोई उनको घरों में छुपा के नहीं बैठता है, कोई उनको घर पर छुपा के नहीं बैठता। आप आचार्य विक्रमादित्य जी देश के खिलाफ काम करते हैं, आचार्य विक्रमादित्य जी, आप छुपाते हैं, दहेज लिया जाता है, आचार्य विक्रमादित्य भी पहुंचते होंगे, दहेज मांगता है वो आचार्य विक्रमादित्य जी, पूछिए दहेज लिया। हारिस जी, ये जो आपने अभी हारिस जी, दहेज कानून है ना, 70 लाख। देखिए मेहर, सुनिए, मेहर भी तो होता है। ये सैयद जवाद जी, आप जो दहेज कह रहे हैं, मेहर की रकम दी है कि नहीं दी है? मान लेते हैं शादी, मेहर होता है नहीं होता है? मेहर होता है ना, मेहर होता है, अब क्या नहीं होता है? देखिए किसी भी धर्म में दिया जा रहा है, वहीं जाकर के शादी करवाने। नहीं, मेहर आप में भी होता है। अगर हम एक धर्म में आप गिनाएंगे तो दूसरे में भी है। देखिए मैं चाहती हूँ, देखिए वक्त बहुत कम रह गया इस चर्चा को खत्म होने में। मैं चाहती हूँ कि हारिस जी की बात को पूरा सुना जाए, हारिस जी की बात को पूरा सुना जाए।
हारिस जी, सैयद जवाद जी, कोई फायदा नहीं है, किसी की आवाज नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं है। सैयद जवाद जी, आदित्य जी, अच्छा, अरे विक्रमादित्य जी, गजब बात है। मतलब उन शादियों में जाएंगे, खाना भी खा करके आएंगे, पैसा भी लेकर के आएंगे, लिफाफा भी लेकर के आएंगे, जहाँ दहेज दिया भी जाता है लिया भी जाता है, दोनों गैर कानूनी चीजें हो रही शादी के अंदर। शादी के अंदर गैर जाते नहीं जाते। एक जगह बता दीजिए, बहस क्या हो रही है? यही तो है। अब आपके बीच में घुस रहे तो तकलीफ होने लगी। पुलिस आप एक्शन लेती है। हाँ, वो रोज बुलाते थे मुझको अपने घर, आज मैंने कुछ कह दिया बुरा मान गए। देखिए, मैं अपने सभी पैनलिस्ट को एक बात कहना चाहती हूँ, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे पैनलिस्ट अपनी बात को इसमें रख दें। मैं शुरुआत एक बार फिर से हारिस जी से कहना चाहती हूँ। हारिस जी, भ्रूण हत्या की जो बात आप कह रहे हैं वो होती थी एक वक्त में, अभी उसका आंकड़ा बहुत कम हो गया है, ये तो आप मानेंगे, इत्तेफाक रखेंगे? अब अपनी बात को पूरा मैं बात कर रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि दहेज के नाम पे लड़कियां जलाई जाती हैं, इसमें हिंदू और मुसलमान ना देखा जाए। जो भी करे, इतना सख्त कानून बनना चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लड़की की तरफ से जो खाना होता है उसमें भी जाने से अवॉइड करता हूं कि लड़की की तरफ से खर्च नहीं होना चाहिए। लड़का सक्षम होना चाहिए कि वो अपने बीवी को खिला सके, पहना सके और सब कुछ कर सके। औरत पर कहीं पर भी जुल्म है तो उस पर के खिलाफ आवाज होनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान में बांट कर देखने की आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, अब आप अपनी बात को रखिए। चलिए, अभी प्रीति जी ने डाटा दिखाया आपके सामने, असम का डाटा था, कितना जुल्म हो रहा है, कानून का एक्शन हो रहा है, उस पे होना चाहिए, उसकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अभी आपने बोला कि कहीं भी गलती हो उसका बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। प्रीति जी ने सामने एग्जांपल दिखाया आपके सामने, इनकी मां को हिस्सा मिला, इनकी बहन को हिस्सा मिला, इनकी बेटी को हिस्सा मिला है। कितना लिया जाता है यहाँ? मेरा एक सवाल है, एक पुलिस कंप्लेंट दिखा दो। एक सवाल है, हो पुलिस कंप्लेंट, आप कहते हो मैं ऐसी दावत में नहीं जाता, ना जाना दूर है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, आप कानून एक्शन नहीं ले रहे, आपने पुलिस कंप्लेंट करी, आपके पास कोई प्रीति जी, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, यहाँ जितने भी पैनलिस्ट मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बेटी, बहन को और इनकी माँ को हिस्सा मिला है जायदाद में? कानूनी जायदाद में इनकी माँ को, इनकी बेटी को, इनकी बहन को हिस्सा मिला है कि नहीं, ये बताइए। हम लोग जो असल मुद्दा है उससे बहुत भटक रहे हैं। दानिश कुरैशी जी की बात है कि कट्टरपंथी वर्ग को तकलीफ क्या है और क्या ये और बेहतर रूप में कानून सामने आ सकता था, और वो बेहतर रूप क्या हो सकता था, जरा बताइए। देखिए, कट्टरपंथी वर्ग का प्रॉब्लम ये है कि वो सत्ता में आ गया है और वो ये भूल गया है कि देश का संविधान सबसे ऊपर है और देश का जो प्लूरलिज्म है, जो देश का राष्ट्र जो कोर जो है हमारा, वो सबसे ऊपर है और उसको आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा से सत्ता में बने रहेंगे तो भूल जाइए, सिकंदर भी चले गए और तमाम लोग चले गए और आपकी जो चली जाएंगी। चलिए, आपका क्लोजिंग रिमार्क हो गया। संजीव उनियाल जी वो कह रहे हैं कट्टरपंथी तो सत्ता में है, वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। संजीव उनियाल जी, प्रीति, मैं संविधान की बात ही से खत्म करूंगा, इनको चुप करेंगे। दानिश सुनो, तुम्हारी बात खत्म हो गई है, मैं संविधान से ही बात को खत्म करूंगा कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का यूसीसी का अधिकार देता है, अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि नवंबर 23, 1948 को थी। उन्होंने अंबेडकर जी के कानून को बोला था आर्टिकल 44 में कि आप उपयुक्त समय पर यूसीसी ला सकते हैं और यही उपयुक्त समय है जबकि मेजोरिटी के साथ इस कानून को लाया जा सकता है। क्या संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अगर किसी कानून को किसी राज्य के जरिए आगे बढ़ाया जाता है तो उसमें खामियां हैं तो उन्हें उठाने का तरीका हो सकता है, लेकिन आउटराइटली उस कानून को रिजेक्ट करना, क्या ये सही है?